हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो कंडक्टर दिखाए हुए हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। एक में से करंट पास हो रहा है I1, दूसरे में से I2, ठीक है। तो एकदम इजी है यहाँ पे डेरिवेशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया है उसका एक एक्सप्लेनेशन दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर यूज़ कर रहे हैं, बट हम बात करेंगे एक छोटे से सेगमेंट की, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। मान के चलते हैं कि ये जो सेगमेंट है उसकी लेंथ L है, ठीक है। ये L लेंथ के लिए फोर्स क्या लगेगा वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन में आपको यहाँ पे करा देता हूँ। सबसे पहले आप निकालोगे फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। अब उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, F12 की हेल्प से, ठीक है। F12 इक्वल टू हमें क्या करना है, IL/B करना है। IL और B का मल्टीप्लिकेशन, चलो IL क्रॉस B होता है ना, तो मैग्नीट्यूड IL/B कैसे, साइन थीटा भी होना चाहिए, बट यहाँ पे आएगा साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देखो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 1 के ऊपर। किसकी वजह से, वायर 2 की हेल्प से। मतलब ये वायर जो 2 है उसकी हेल्प से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, ठीक है ना। I2 पोजीशन पे अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, और जो अपनी फिंगर्स है वो देखो कि I1 पोजीशन से किस तरफ आ रही है। तो I1 पोजीशन से ये बाहर की ओर आएगी, ठीक है। अब ये डायरेक्शन करंट I1 की है राइट हैंड साइड, और आउटवर्ड डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की। अब दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, तो फिर यहाँ पे एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ओके, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसका करंट, मतलब यहाँ पे आएगा I1, ओके। लेंथ भी उसी की। अब लेंथ तो हमने ले ली है कैपिटल L के लिए, तो I1 इंटू L, और मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट 2। और यहाँ पे इन ब्रैकेट लिख दो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, ओके। चलो, अब ये F12 इक्वल टू I1L एज इट इज। B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट 2 एट वायर 1, तो म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई डिस्टेंस है स्मॉल d, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई d। ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मिल गया हमें, ठीक है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। डायरेक्शन की बात करेंगे हम, बट अभी नहीं, बाद में, ठीक है। डायरेक्शन की बात हम करेंगे अभी नहीं, कुछ देर बाद। अब फाइंड करते हैं फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, तो यहाँ पे आएगा F21। तो F21 के लिए आपको क्या करना है, I2 जिसके ऊपर जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसी का करंट, L लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। तो I2L यहाँ पे क्या आएगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई d, क्योंकि डिस्टेंस तो अभी भी वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था वो आउटवर्ड डायरेक्शन में था। अब यहाँ पे थंब रखो और यहाँ पे चेक करो तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ड डायरेक्शन में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाय 2 पाई डी F21। देखो फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2 लो या तो फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब डायरेक्शन चेक करते हैं। तो डायग्राम में डायरेक्शन चेक करो। आपको करना क्या है, IL वेक्टर क्रॉस B करना है। अब ये पोजीशन पे देखो तो IL किस तरफ है, राइट हैंड साइड। मैग्नेटिक फील्ड तो अपवर्ड डायरेक्शन में, पेज में से बाहर आती डायरेक्शन में। और वहाँ पे आप I से मैग्नेटिक फील्ड B की ओर अपनी फिंगर्स घुमाओ, राइट हैंड थंब है वो आपका नीचे की ओर पॉइंट करेगा। मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कुछ इस तरफ की डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सेम वे यहाँ पे चेक करोगे तो ये डायरेक्शन में आपको मिलेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, मतलब कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, hence F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। अब ये तो इनफाइनाइट लेंथ है ना, ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो आप ले लो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल f ले लो इक्वल टू कैपिटल F डिवाइड बाई L आएगा। अब ये जो फॉर्मूला मिला उसमें डिवाइड बाई L कर दो तो बचेगा क्या, तो बचेगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी। फोर्स ऑन यूनिट लेंथ आपको मिल गया। फिर अगर आपको लेंथ दी हुई है तो वो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर दोनों करंट पैरेलल है, ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे ये कंडीशन थी तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और अगर ऑपोजिट करंट्स होते, एंटी पैरेलल करंट्स होते तो रिपल्सन होता। तो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रख लो, अगर पैरेलल करंट से पैरेलल करंट्स attract and एंटी पैरेलल करंट से एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ऑपोजिट रूल मिलेगा आपको। वहाँ पे क्या था, सिमिलर नेचर थे तो रिपल्शन हो रहा था, यहाँ पे सिमिलर नेचर है तो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। एक और टॉपिक इसके साथ जुड़ा हुआ है वो है एम्पियर। अब एम्पियर की डेफिनेशन आपको बतानी है। ठीक है, एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनाओगे समझो। आपके पास जो फॉर्मूला है फोर्स का वो क्या है, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई डी। अब एम्पियर की डेफिनेशन दिखानी है तो सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है, I1 इक्वल टू I2 ले लो, दोनों करंट की वैल्यू सेम ले लो। आपको दोनों वायर है, सॉरी ये वायर की लेंथ लेनी है 1 मीटर। 1 मीटर के ऊपर आपको फोर्स देखना है, डिस्टेंस लेना है 1 मीटर और फोर्स लगना चाहिए 1 न्यूटन और फोर्स लगना चाहिए
1 न्यूटन। ठीक है, अभी आपको टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दी हुई है, उस हिसाब से डेफिनेशन बन जाएगी। यहाँ पे आपको लिख लेना है क्या डेफिनेशन बनेगी। देखो, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन and placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductor a force equal to, यहाँ पे फोर्स 1 न्यूटन नहीं आएगा ना, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, मतलब ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। अ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दोनों में करंट सेम रखो, ये एक कंडीशन आनी चाहिए। वायर की लेंथ, देखो डिस्टेंस है वो 1 मीटर होना चाहिए, ये कंडीशन आनी चाहिए। और फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए लेंथ 1 मीटर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने यहाँ पे स्मॉल एफ बोल दिया तो उसमें पर यूनिट लेंथ आ गया। और वो मिलना चाहिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। कैसे, तो फोर्स सिर्फ इतना ही बचेगा ना, क्योंकि हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए 1 एम्पियर। तो ये 1 1, ये भी 1, ये भी 1, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2 पाई करो तो सिर्फ 2 बचेगा ऊपर। ठीक है ना, मतलब एम्पियर को डिफाइन किया है कुछ इस तरह कि आप दोनों वायर में करंट सेम रखो, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रखो, और अगर आपको फोर्स पर यूनिट इतना मिल रहा है तो आप बोल सकते हो कि दोनों में से जो करंट पास हो रहा था वो 1 एम्पियर का है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच व्हेन मेंटेन्ड इन ईच ऑफ द 2 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce on each of these conductors a force equal to 2 into 10⁻⁻7 newtons per meter of length। ओके, चलो तो ये काम आप कर लोगे। एम्पियर की डेफिनेशन यहाँ पे लिख देनी है बस सिर्फ, और कंडीशंस क्या याद रखनी है, I1 इक्वल टू I2। ओके, और वो हम लास्ट में लेने वाले हैं 1 यूनिट वेक्टर 1, सॉरी यूनिट क्वांटिटी 1। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब ये एम्पियर की जो डेफिनेशन है उसकी हेल्प से हमने कूलम की डेफिनेशन बनाई है। ठीक है ना, कि जब हम किसी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट सेट करेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर जो चार्ज पास होगा उस चार्ज को हम बोलेंगे 1 कूलम। तो कूलम की डेफिनेशन बनी है एम्पियर की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट को पहले से जानते थे, वो करंट के पीछे का रीज़न है चार्ज, उसको हमने बाद में आइडेंटिफाई किया। ओके, तो अब देखते हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, और उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से डायग्राम बताया हुआ है। देखो, टेक्स्ट बुक में 2 केस लिए हुए हैं। फर्स्ट टाइम जो लिया है वो डायग्राम कुछ इस तरह है, समझो मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ। ऐसा है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उससे एक प्लेन बनेगा और उसी प्लेन में आपने रख दिया है रेक्टेंगुलर कॉइल। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 90 डिग्री। तो ये एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस आप लास्ट में डिस्कस कर लो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हम जनरल केस लेते हैं कि कोई ऐसा कोई डायग्राम है सपोज, और जिसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एरिया वेक्टर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ
कोई ना कोई एंगल बनाता है अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का, वो सपोज मान के चलते हैं थीटा है, और ये जो है वो एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये जो मैंने लूप दिखाया है उसमें से करंट पास हो रहा है आई। ठीक है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा है, करंट आई। ओके, तो यहाँ पे करंट आई, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और आपको हर एक ब्रांच के ऊपर पहले तो फोर्स डिसाइड करना है कि कितना मैग्नीट्यूड रहेगा और कौन सी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये BC एंड AD ब्रांच के बारे में सोच लेते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी। ठीक है, चलो BC जो है वो ब्रांच के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो हमें करना है IL क्रॉस B। ठीक है, अब करंट है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, और हमें IL क्रॉस B मतलब इस तरफ से इस तरफ उंगलियां घुमानी है। ठीक है, तो आप IL क्रॉस B करोगे तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, ये अगर जो प्लेन है उससे ये पार्ट अंदर चला गया है और ये पार्ट थोड़ा बाहर निकल गया है, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है, मतलब ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ऐसे घुमा है। तो ये पार्ट पेज के अंदर है, ये पार्ट पेज के बाहर है, और ये जो है उसका आपको टॉप व्यू देखना है, मतलब ऊपर से आप देख रहे हो। ठीक है, अभी IL क्रॉस B करोगे तो फोर्स लगेगा वो ये ऐसे नीचे की ओर लगेगा। क्लियर, क्योंकि आप देख रहे हो ये प्लेन में, तो उससे ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये एंगल भी परपेंडिकुलर और यहाँ पे I के साथ भी परपेंडिकुलर। तो ये हो गई डायरेक्शन फोर्स की। तो ये फोर्स को हम नाम दे देते हैं F डैश। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो F डैश है, यहाँ पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए, तो ये F डबल डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल गैप है यहाँ पे, उसका क्या, तो वो गैप वेरी स्मॉल है और उसको इग्नोर करना है। यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स होंगे, मतलब यहाँ से वायर एंटर हुआ, फिर ये रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे टर्न्स, फिर यहाँ से बाहर निकला। अब इतने सारे टर्न्स हमने यहाँ पे दिखाए नहीं है, पहले हम बात कर रहे हैं एक ही टर्न के लिए, इसलिए आपको लगेगा कि यहाँ पे गैप है। क्लियर, ओके। तो F डैश एंड F डबल डैश में क्या हो रहा है समझना, तो फोर्स ऑन BC एंड AD आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction, and सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कोलिनियर। ठीक है, ये जो फोर्सेस है वो कोलिनियर है। अब कोलिनियर का मतलब क्या रहेगा, तो कोलिनियर का मतलब रहेगा एक ही लाइन पे है। अब एक ही लाइन पे है तो टॉर्क लगेगा नहीं। जब दो फोर्स कोलिनियर नहीं होते, फिर चाहे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, फोर्स एंड टॉर्क, सॉरी फोर्स जीरो हो सकता है, टॉर्क लग सकता है। तो यहाँ पे तो F नेट
ज़ीरो हो जाएगा और टॉर्क नेट भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों फोर्स कोलिनियर हैं। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी के बारे में। अब ए बी में देखो, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है और आपको आई एल क्रॉस बी घूमना है। तो ए बी ब्रांच के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। ए बी ब्रांच के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोर्स की डायरेक्शन दिखा दूँ अंदर की ओर, यहाँ पे मैं फोर्स की डायरेक्शन दिखा दूँ पेज से बाहर की ओर। ठीक है। चलो तो अब देखते हैं फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी। फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, या फिर आप लिख सकते हो फोर्स ऑन ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, एंड नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं है। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए फोर्स ड्यू टू दैम ज़ीरो हो जाएगा, बट टॉर्क, नेट टॉर्क ड्यू टू दैम नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है। अब टॉर्क फाइंड करने के आपके पास दो रास्ते हैं, टॉ इक्वल टू टॉ वन प्लस टॉ टू करके आर क्रॉस एफ और प्लस आर क्रॉस एफ, आर वन क्रॉस एफ, आर टू क्रॉस एफ का मतलब यूज़ कर लो। ठीक है। बट यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, मतलब कपल फॉर्म हो रहा है। और कपल के लिए टॉर्क का एक इजी फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स। अब वो क्या है समझते हैं। चलो अभी हम टॉर्क निकालेंगे। ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो डायग्राम है उसको मैं उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने क्रॉस लिखा हुआ है वहाँ पे हम दो पॉइंट्स को नाम दे देते हैं पहले तो। अब नाम क्या देंगे, तो एक पॉइंट को नाम दे देते हैं एम, दूसरे को एन। ठीक है। अब वही डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है वो ये डायरेक्शन में। ठीक है। और जो एम एन लाइन है वो कुछ इस तरह है, दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एम एन लाइन है। फिर से दिखा देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एम एन लाइन है। ठीक है। और ये पूरी एम एन लाइन है, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, और वही चीज़ हमने यहाँ पे कॉपी करके लिखी हुई है। चलो ठीक है यहाँ तक। तो नाम दे देते हैं, ये एम, ये एन, और जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे ओ, मतलब ये पॉइंट है वो ओ, सेंटर। चलो ठीक है। अब समझो कि जो फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सी डायरेक्शन में है। सपोज यहाँ पे अंदर की ओर है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा दूँ फोर्स F1, और ये बाहर की ओर है जिसको मैं नाम दे देता हूँ फोर्स F2। लाइन ऑफ फोर्स क्या रहती है, लाइन ऑफ फोर्स क्या रहेगी, तो ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स, और ये हो गई लाइन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन से फोर्स की एक्शन स्टार्ट हुई
वो पूरी डायरेक्शन आपको ले लेनी है। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया। अभी डिस्टेंस पैरेलल लेना है, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, समझो ये लाइन और ये लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा ना, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। किसके लिए, टॉर्क के लिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो भी मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे। चलो कि सपोज ये जो पोजीशंस है उनके नाम दे दे हम एक्स वाई, कोई भी दे सकते हो आप। अब डायमेंशन ले लेते हैं, पहले तो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसके डायमेंशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन हम लेते हैं ए। और ये डायमेंशन लेते हैं बी, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये सी डी डिस्टेंस है, बी सी है वो हमने ए लिया है और सी डी है वो स्मॉल बी। ठीक है, तो इतना पार्ट बनेगा ए बाई टू और ये पार्ट बनेगा ए बाई टू। यहाँ पे आपने देखा था एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ए, और यहाँ पे एंगल हमने देखा था थीटा, मैग्नेटिक फील्ड बी के साथ। अब वो एंगल थीटा है, अब वो एंगल अगर थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा और ये बन जाएगा थीटा, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल थीटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा। किसी एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ओ एन वाई। उसके लिए अगर आप साइन थीटा उठाओ तो अपोजिट मतलब ओ वाई अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ओ एन, ऑपोजिट ओ वाई पता नहीं, ओ एन है वो ए बाई टू है और यहाँ पे है साइन थीटा, हैंस साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू ओ वाई, 2 ऊपर चला गया डिवाइड बाई ए, ओ वाई इंटू 2 कर दो तो पूरा एक्स वाई मिल जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का एडिशन हो गया ना, क्योंकि ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिल गया हमें एक्स वाई मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्स वाई आपको क्या मिला, ए साइन थीटा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ फोर्सेस। अब फाइंड करना है टॉर्क। चलो टॉर्क के लिए किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैट टू फोर्स। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आई एल बी। तो आई, चलो लेंथ क्या है, अभी किसके ऊपर फोर्स लग रहा था, ये ए बी एंड सी डी के ऊपर, तो लेंथ क्या है बी, सी डी इक्वल टू बी है देखो। तो यहाँ पे आई बी बी रहेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं अभी एज इट इज़ लिख देता हूँ ऐसे, या तो आप डायरेक्ट लिख दो ए साइन थीटा। चलो तो बना क्या, आई ए बी को साथ में ले लेते हैं, बी और साइन थीटा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया हो गया। तो आई ए बी साइन थीटा, ये टॉर्क। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस ऐड कर दो, अगर एन टर्न्स है तो, ठीक है, तो वो भी हम साथ में ऐड कर देते हैं। इफ देर आर एन टर्न्स, अगर एन टर्न्स है तो टॉर्क इक्वल टू बनेगा एन आई ए बी साइन थीटा। कंपलसरी याद रखना है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको इस तरह मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है तो आप ये भी कर सकते हो, टॉर्क इक्वल टू, थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दो,
तेरे बिना साइन थीटा, ठीक है, तेरे बिना साइन थीटा, याद रखने के लिए। हाँ, ओके। इफ देर आर एन टर्न्स, उसके लिए हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन करनी है, तो टॉर्क इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हो एन आई ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ऐसा क्यों लिख सके हम? क्योंकि थीटा है वो एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर था। देखो यहाँ पे ये बी वैक्टर और ये ए वैक्टर, उन दोनों के बीच में एंगल क्या था? थीटा। हैंस टॉर्क इक्वल टू हम लिखेंगे एम क्रॉस बी। एम क्या है वो यहाँ पे समझना है। तो वेर एम इक्वल टू एन आई ए वैक्टर, और उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसका यूनिट रहेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आई इंटू ए। तो यूनिट क्या आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे हमने टॉर्क वेक्टर लिया है, मैंने गलती से सिर्फ टॉर्क लिख दिया है, ओके। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ नज़र आएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के साथ। अब याद करो पी क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या बन गया? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हो। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहाँ पे बन गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बन गया मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क तो है ही, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में ये एक सिमिलरिटी है, ठीक है। चलो, तो ये थियरी अगर एग्जाम में आए टॉर्क ऑन करंट लूप या तो मैग्नेटिक डायपोल एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम का फुल एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और अगर एक्सप्लेनेशन खुद से नहीं आता है तो टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ लो। जो भी दिया हुआ है वैसे ही आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि दो मैग्नेट लिए है, रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसका नाम ABCD नाम दिया है, करंट आई पास हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है थीटा। ये सब आपको बोलना है, वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग घूम रहा है, ओके। और फिर आप सबसे पहले ले लोगे फोर्स ऑन BC एंड AD। आपको दिखाना है कि दोनों फोर्स है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड कोलिनियर ऑल्सो। दैट्स वाई F नेट बिकम्स जीरो, टॉर्क नेट बिकम्स जीरो, ओके। उसके बाद फोर्स ऑन AB एंड CD आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बट नॉट कोलिनियर। वहाँ पे कोलिनियर था, यहाँ पे कोलिनियर नहीं है, इसलिए फोर्स जीरो हो रहा है बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर वही डायग्राम को यहाँ पे एक्सटेंड करो, और ये डायग्राम को भी आप एक्सप्लेन करोगे कि ये डायग्राम आपने क्यों लिया है, क्योंकि हमें फाइंड करना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला XY इक्वल टू A साइन थीटा। फिर हमने टॉर्क के फॉर्मूला में रख दिया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमें मिला था I L क्रॉस B की हेल्प से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है A साइन थीटा। AB को हमने कंबाइन कर दिया, साथ में ले लिया, तो वो बन गया एरिया। तो IAB साइन थीटा। फिर ले लो इफ़ देर आर n टर्न्स, तो फिर हर एक टर्न में से I करंट पास होगा और सभी का एडिशन होगा, तो टोटल करंट हो जाएगा NI, ठीक है। तो NIA क्रॉस B आ जाएगा। NIA क्रॉस B मतलब M क्रॉस B। M क्या है? NIA मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और उसका यूनिट रहेगा वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसी हिसाब से आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकता है। और
आपकी टेस्ट भी आने वाली है, तो अगर उसमें सपोज़ ये चैप्टर 4 में से कोई पोर्शन बाकी है तो उसका टेंशन मत लेना, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।